Hello students, today I will discuss in this video about inertia of motion, inertia of direction, momentum, Newton's second law of motion. First of all discussion about inertia of motion. Basically मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के 3 पार्ट मैंने बताए थे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब एक टेंडेंसी है एक बॉडी की उसका अपोज करना या चेंज करना, उसकी स्टेट को चेंज करना, यानी यूनिफॉर्मली है तो इस तरीके के हम मोशन को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। जैसे एक जो बस का ड्राइवर होता है जब सडनली बस में ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर क्या होते हैं, अगर की ओर फॉरवर्ड फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके का मोशन को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। लेकिन वो क्या थे, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहे थे, लेकिन जब सडनली ब्रेक अप्लाई करे तो क्या हुआ, पैसेंजर आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, आगे की ओर गिर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो आप लेके चल रहे हो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। जो आप मोशन लेके चल रहे हो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज कर देना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके के हम मोशन को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ए स्टोन टाइड, जो स्टोन है वो आपका बंधा हुआ है टू स्ट्रिंग इज व्हीलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब एक आप क्या कार्य कर रहे हो, एक स्टोन को थ्रेड में बांधकर इस तरीके से राउंड ऑफ कर रहे हो, इसे घुमा रहे हो। तो इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब यदि आपकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो देन द स्टोन फ्लिक्स अवे टेंजेंशियली। तो जो स्टोन है वो आपका टेंजेंशियली फ्लिक हो जाता है, टेंजेंशियली जाता है। तो इस तरीके से उसकी जो डायरेक्शन है, पहले तो वो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूम रहा था, फिर टेंजेंशियली सीधा जाके वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये क्या हुआ, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द बॉडी। बेसिकली product of the mass and velocity of the body. Besides magnitude, momentum also has a direction. जो momentum है वो आपका magnitude और direction दोनों को शो करता है। और बेसिकली है क्या ये, product of mass and velocity. Its direction is the same as the direction of the velocity. और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कैसी होती है, जिधर की ओर वेलोसिटी की होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ बताया। इफ ए बॉडी ऑफ मास m, यदि किसी बॉडी का मास आपका m है, मूव्स विद ए वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देन द मोमेंटम इज p बराबर mv। तो जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, p बराबर mv। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। द SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज, मास की यहाँ से किलोग्राम आएगी और वेलोसिटी की क्या आएगी, मीटर पर सेकंड आएगी। तो मोमेंटम की जो SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो जब तक करता रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। क्या होता है,
इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम आपका ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब क्या कहोगे, dp अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इच विद एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला इसके माध्यम से बताएंगे, क्या इसका किस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है, क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी ऑफ मास m, यदि कोई आपका बॉडी या ऑब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो तो उसका मास m है, मूविंग एट इनिशियली वेलोसिटी u, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलेरेशन फॉर टाइम t, और एक्सेलरेट किया जाता है यूनिफॉर्मली, उसका जो एक्सेलेरेशन है आपका a है, टाइम आपका t है, सो दैट द फाइनल वेलोसिटी चेंज टू b, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, जब उसको एक्सेलरेट कर देते हैं t टाइम के बाद तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो आपकी v हो जाती है। तो देन इनिशियल मोमेंटम p1 बराबर mu कहेंगे और फाइनल मोमेंटम कहेंगे p2 बराबर mv कहेंगे। अब हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो p2 की वैल्यू हम mv पुट करेंगे और p1 की वैल्यू कितनी है आपकी mu है, m यहाँ से दोनों में से आप कॉमन निकाल लोगे, m बराबर हो जाएगा v माइनस u। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी जो आपको बताया, तो फोर्स जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम कितना हो गया p2 माइनस p1 और अपॉन में क्या आ गया आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका था, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो p2 माइनस p1 अपॉन t, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p2 माइनस p1 की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है mb माइनस u, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे mb माइनस u अपॉन में t, ठीक है। अब क्या कार्य करोगे, b माइनस u अपॉन t, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो आप यहाँ से ये जो वैल्यू थी किसकी थी, a की वैल्यू, क्योंकि आप यहाँ से मल्टीप्लाई यदि t से कर दोगे 80 हो जाएगा, u आपका इधर चला जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, b बराबर u प्लस 80, तो ये क्या एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, a के लिए आ गया। तो आप यहाँ पर जो पुट कर दोगे v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, वो कांस्टेंट क्या है आपका k है। तो द क्वांटिटी k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दस फोर्स कैन बी रिटन एज k बराबर 1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो हम k बराबर 1 पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर m में। तो सेकंड जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है, सेकंड जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है आपका F बराबर m में, या फिर आप ये कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपके न्यूटन होती है, विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल कैपिटल N, इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वलेंट टू, जो आपका इक्वल होता है, जो न्यूटन होता है वो आपका होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका जो मास है, मास की जो SI यूनिट होती है वो आपकी किलोग्राम होगी, और एक्सेलेरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन के अतिरिक्त किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ से हमने देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स, जो क्रिकेट प्लेयर है मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल, यदि कोई क्रिकेट बॉल और फास्टली उसकी ओर आ रही है तो जब वो कैच करता है तो अपनी जो हाथ है वो पीछे की ओर कर लेता है, ठीक है, बैकवर्ड पीछे की ओर कर लेता है। तो ये एप्लीकेशन या एग्जाम्पल आप कह सकते हो, ये एग्जाम्पल आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो आपके हैंड है वो लग रहे हैं, और
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपकी ऑब्जेक्ट वॉल है, तो वॉल पर क्या है, वॉल का कुछ ना कुछ वेट है, उसका मास है और कुछ ना कुछ उसका एक्सेलेरेशन है। तो इस वजह से जो F बराबर m में वो वहीं से आपका फॉर्मूला आ रहा है। तो इसलिए ए क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। तो ये एप्लीकेशन किसका है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए आएगा न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को अप्रूव करते हैं। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से आता है। तो एज बी नो, हम जानते हैं F बराबर m में, ठीक है। अब A बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये आप सभी जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो A की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन टी। अब t की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे तो एफ टी हो जाएगा, और एम बी माइनस कितना हो जाएगा आपका, एम यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या हो गया, इफ यदि फोर्स आपका जीरो है, F बराबर जीरो है, तो देन क्या होगा आपका, v इज इक्वल टू यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये फोर्स जीरो हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो गई। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए v बराबर u हो गया। तो दिस मीन्स डैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल continuous moving with a uniform velocity u throughout the time t and time t. If u is 0 then v is also v 0, that the object will remains at rest. तो इसका मतलब आप समझे, जब आपका ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली स्पीड से किसी टाइम पर मूव कर रहा है, तो u आपका जीरो है तो b भी आपका जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कैसा आपका रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाए और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस हो गया, मतलब कि एब्सेंस है तो फोर्स आपका जीरो हो गया। तो जब फोर्स आपका जीरो हो जाएगा तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। तो जब u आपका जीरो होगा तो b भी आपका जीरो होगा। तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं।